तो ये 2027 का खाका है, यानी 2027 में जीत होगी और उसी का एक प्रारूप देखने को मिला। ये अभी अभी मेरे साथ बैठे हुए सुनील अर्कवंशी जी कह रहे हैं, और एनडीए का अटूट हिस्सा है सुभाषपा, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव के पहले पहले ओम प्रकाश राजभर क्या कर दें कहा नहीं जा सकता, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो बने हुए हैं और इस कैबिनेट विस्तार से खुशी जाहिर कर रहे हैं। मोहम्मद नफीस अंसारी भी हमारे साथ AIMIM से जुड़े नजर आ रहे हैं। नफीस जी, जल्दी से आपको भी अब मैं चर्चा में शामिल करती हूँ। बंगाल ने एक बड़ी दिलचस्प चीज दिखाई और उसके बाद उत्तर प्रदेश, आ रही हूं फकरुल जी, आप ही के पास आऊंगी उसके बाद, और बंगाल ने बड़ी दिलचस्प चीज दिखाई और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान। अब पीडीए की लड़ाई में यहां जोर लग रहा है, दूसरा आप आ जाएंगे 20% में वोट काटने के लिए, तो ये आप किसको फायदा देते हुए नजर आएंगे? विपक्ष के साथ हैं या फिर बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, जो आप पर आरोप लगता है? मैडम देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें किसी को भी हिसाब देने की जरूरत नहीं। भारत में लोकतंत्र है, संविधान है। जैसा बीजेपी कांग्रेस भारत की पार्टी है, उसी एमआईएम भी भारत की पार्टी है। जहां हमें दिल करेगा वहां हम लड़ाई लड़ेंगे और विकास की लड़ाई लड़ेंगे। जहां तक बात मंत्री विस्तार की, देखिए योगी जी कहते थे बटोगे तो कटोगे, वो हिंदू समाज को एक करने की बात करते हैं और हमें भी इस बात से खुशी है, हमें कोई इससे ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जाति देख देख कर लोगों को मंत्री बना रहे, तो मोदी जी, तो योगी जी के जो भाषण है बटोगे तो कटोगे, वो अपनी बात में गलत साबित होते हैं। इस मंत्री विस्तार से जहां पर जाति देख देख कर लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, इससे उत्तर प्रदेश में कोई फायदा नहीं होगा। मैडम, आज उत्तर प्रदेश का हाल ऐसा है कि सिर्फ 2022 में 65,000 से ज्यादा औरतों के साथ क्राइम का रिकॉर्ड सामने आया है। इसी उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम रिकॉर्ड सामने आया है। अगर आप मंत्री बनाएंगे उसको जिसको एजुकेशन में ज्यादा महारत है, अगर आप मंत्री बनाएंगे उसको जो हेल्थ के बारे में ज्यादा जानता है, तब उत्तर प्रदेश का विकास होगा। वरना ऐसे जातीय राजनीति, मैं इसका पूरी तरीके से खंडन करता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश में आने वाले इलेक्शन में तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डेवलपमेंट के नाम पर ही आप वोट दीजिए। चाहे किसी समाज का भी नेता हो, किसी समाज का भी मंत्री हो, उससे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो जाएगा जब तक उत्तर प्रदेश का मूलभूत स्ट्रक्चर और बात नहीं करने दे। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा मैडम, आज MMR रेट इतना खतरनाक है, 1 लाख औरत जो प्रेग्नेंट होती है उसमें से 167 औरतें मर जाती है खराब एम्बुलेंस सेवा की वजह से, खराब अस्पताल की वजह से। यूपी का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 1000 बच्चों का जन्म होता है, 67 बच्चे मर जाते हैं। ये तो चैनल पे बैठ के हम बातें तो कर लेते हैं, लेकिन आप देखिए ये क्षेत्रीय समीकरण है, जातीय समीकरण, संतुलन बैठाना कितना अहम हो जाता है। मुझे तो एक बात पहले ये बताइए, जनता को ये जानने में इंटरेस्ट ज्यादा है, पहले ये बताइए, क्योंकि अखिलेश यादव भी इस पर सोच रहे थे कि AIMIM को इस बार साथ लाया जाए, बिहार में नहीं हो पाया, उसका क्या नतीजा निकला हमने देखा। तो क्या AIMIM विपक्ष का साथ दे सकती है इस चुनाव में, अगले चुनाव में? मैडम देखिए, जब जब बात होती है बीजेपी को रोकने की, MIM हमेशा सेक्युलर दलों का साथ देती है। प्राइम एग्जांपल है प्रेसिडेंट इलेक्शन, हमने इंडिया अलायंस का साथ दिया जबकि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा तक नहीं थे। ये भारत के लोग और खास करके मुसलमानों को देखना चाहिए। बिहार में हमने मुसलमान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा है, बल्कि बिहार में हमने सीमांचल के विकास पर चुनाव लड़ा। पश्चिम बंगाल में AIMIM ने मुर्शिदाबाद मालदा के विकास पर चुनाव लड़ा। ये पब्लिक के ऊपर है। बिहार की जनता ने, किशनगंज की जनता ने और सीमांचल के लोगों ने हम पर विश्वास किया, हमारे 5 MLA को कामयाब किया। पश्चिम बंगाल के लोगों ने विश्वास नहीं करके TMC को वोट दिया। नहीं तो दरवाजे खुले हुए हैं ना, यानी आप ये कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, अगर आपको आमंत्रण आता है विपक्ष की तरफ से तो आप जाएंगे, उसका हिस्सा बनेंगे। देखिए मैडम, इन सब बातों से तो यूपी का विकास नहीं हो सकता है ना। ये तो पर्सनल पार्टी का एक अपना विचार है, वो हमें लेना चाहे ना लेना चाहिए। अगर अखिलेश यादव को लगता है कि बिहार में इंडिया अलायंस का हिस्सा ना बनाने से MIM को और बिहार को और इंडिया अलायंस को नुकसान हुआ है, बखूबी वो इस बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं शौकत साहब, वो उनसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात तो मैं उत्तर प्रदेश की कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में MIM का सीधा सीधा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश का विकास, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रोजगार का। इसके अलावा हम किसी मुद्दे पर नहीं बढ़ते। तो फकरुल जी, मैं जरा फकरुल जी से जान लूं, फकरुल जी क्या इस बार MIM को साथ लाया जाएगा या बिहार ने कुछ सिखाया है? आशा जी, धर्म की राजनीति करने वाला दल कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या AIMIM, समाजवादी पार्टी की स्पष्ट विचारधारा है कि धर्म की राजनीति करने वाले में आप लोग बर्बाद है गए। आप लोग यूपी में भी जाने वाले हैं। एक बार तेजस्वी यादव को फोन कीजिए सर। मैंने ये क्यों सवाल पूछा, मैं अभी बताती हूँ। राजीव मेरे साथ बैठे हुए हैं, देखिए हाँ जल्दी से पूरा कीजिए ना। नहीं, देखिए आशा जी, जो भी धर्म की राजनीति करता है, धर्म की राजनीति करने वाले किसी भी दल के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं 10 सेकंड में सुभाषपा के अपने मित्र का जवाब दे देता हूं। आप 2024 में भाजपा के साथ चुनाव लड़े, आपने कितना भाजपा को मजबूत किया, कितना सुभाषपा को मजबूत किया, कितना योगी जी को मजबूत किया, वो उत्तर प्रदेश ने देखा।
आदरणीय राजीव रंजन जी ने पूछा था कि समाजवादी पार्टी ने भी तो आखिरी विस्तार किया था जून में। तो मैं कहना चाहता हूं, जून में राजू जी विस्तार जरूर हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश के जैसे हालात नहीं थे। जो दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा इस कदर है कि आदरणीय जितिन प्रसाद जी जो अब केंद्र में हैं, उनको उत्तर प्रदेश से केंद्र क्यों जाना पड़ा, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि अभी देखिए क्या है। अभी आशा फजल जी, एक मिनट। अभी क्या है, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरा सब्र जवाब दे गया। आशा ने सारे पैनलिस्ट से बात की, और मेरे जो छात्रावास के अंतर्वासी संजीव सिंह हैं, जो अपने छात्र जीवन में हम एक ही हॉस्टल में रहा करते थे, उनको अभी तक आपने बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। मेरे अंतर्वासी के साथ ये अन्याय आप मत कीजिए। हम एक ही हॉस्टल के इनमेट हैं, एक ही साथ हम लोग हॉस्टल में रहे, यूनिवर्सिटी में रहे। ठीक है, तो संजीव जी आप ही को ले आती हूँ, बताइए जरा। ये इसलिए है ना क्योंकि एक वेटेज तो होना चाहिए। ये जो तराजू है, दोनों तरफ जब तोल बराबर होगी तभी तो लड़ाई का मजा आएगा। ये आप लोगों का भी विचार है कि एमआईएम से दूरी बना करके रखेंगे, क्योंकि देखिए आपके पीडीए में चलेगा तो आप लोगों के लिए भी पीडीए ही। और बंगाल में एक रानीनगर सीट है राजीव, रानीनगर में आपने कितना बड़ा नुकसान टीएमसी का किया। 78,000 के करीब कांग्रेस वोट ले गई, रानीनगर में कांग्रेस जीत गई। उसके बाद लेफ्ट को मिला और फिर दूसरे नंबर पर टीएमसी को मिला। तो ये हाल देखने को मिला है। तो इसलिए अगर यहां पर एकजुटता नहीं दिखी, अगर आपके साथ एमआईएम नहीं आई और फिर विभाजन हुआ, तो वो सीधा सीधा किसका फायदा होगा? संजीव जी। आशा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद अपने मित्र राजीव रंजन जी का, कि हम लोग ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हाल एंड हाल का नमक खाया, इसलिए हम लोग का जो सब्र है एक बराबर होता है। मैं जिस क्रिकेट टीम का कैप्टन था, राजीव जी उस टीम के विकेट कीपर थे, तो अच्छी बाल को पकड़ते थे और उसके बाद हम लोग को पीछे से जज करके बताते भी थे। आज वही चीज डिबेट में है। मैं इस पूरे जंबो जेट जो मंत्रिमंडल बना है, मैं सीधे सीधे इतना कहना चाहता हूँ, ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की विचारधारा पे है, वो पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल की भूमिका में है। बहुत सारे पैनलिस्टों की बात सुनने के बाद, उत्तर प्रदेश के एक जनवादी कवि हुआ करते थे अदम गोंडवी साहब, उनकी लाइनें मुझे लगता है कि दस्तूर बदस्तूर इस पे अच्छी बैठती है कि जिसमें क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती है, इसको मैं चेंज करके बोल रहा हूं कि जो बदल सकती है इस उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी, दलित, पिछड़े, मुसलमान, किसान, मजदूर के चेहरों के जो है हताशा को देखिए। यही है आज ये डैमेज कंट्रोल इसलिए है कि कहीं हंसराज विश्वकर्मा जो भारतीय जनता पार्टी कहती है एक पद एक व्यक्ति के लिए, वो 10 सालों से बनारस में जिलाध्यक्ष हैं, एमएलसी हैं। आज भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं, और क्यों? क्योंकि गाजीपुर के विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ अन्याय किया गया, तो उसकी भरपाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बनारस में जहां से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, एक युवा व्यवसायी मनीष सिंह की हत्या की जाती है, और जिसको बचाने वाला प्रदेश सरकार का एक मंत्री है, वहां न्याय नहीं मिल पाता। उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही थी, बनारस के ही 132 करोड़ रुपए की भूमि को लूटने का काम भूमाफिया का नहीं, बनारस के बगल में चंदौली जिला है, वहां के भाजपा विधायकों पर लगता है। तो इस तरह की बातें मुझे जो लग रहा है कि लगातार जाति को जोड़कर कौन से खुश है। ब्राह्मणों को लेकर के बात करूं तो यही आपने देखा प्रयागराज से लेकर के और उसके बाद वाराणसी तक शंकराचार्य हमारे क्या नाम है, उनके ऊपर जिस तरह के ऊपर लांछन लगाए गए, और मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर क्या मिला उसके ऊपर। और जब शंकराचार्य जी लखनऊ पहुंचे तो कहने में गलत नहीं, भाजपा के प्रवक्ता इसको बता देंगे, दो उप मुख्यमंत्री जाकर के आड़मर में शंकराचार्य के साथ मिला करते थे, गोरखपुर जाने का निमंत्रण दिया। तो भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी है, इसके बीच में संघर्ष चल रहा है, तो किसी का भी भला नहीं होने वाला है। और बाकी मुद्दे अगर आप चर्चा का समय देंगी तो मैं और भी खुलासा करके बताऊंगा किस कदर पे। समीर जी से पहले जवाब ले लूं। समीर जी, सारे आरोप आपने सुन लिए और एक लबुलवाब जो निकल के आ रहा है, मेरे तीनों ही गेस्ट ने जो कहा कि ये इतना कम, ये दिखावा है एक तरीके से, ये और एक जो आपको ऑलरेडी नुकसान हो चुका है उसके भरपाई की कोशिश है, इससे लेकिन लाभ नहीं होने वाला है। नहीं आस्था जी, हमें तो हंसी इस बात की आ रही है कि अभी फखरुल भाई दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई की बात कर रहे थे, और हमारे राजीव रंजन जी ने इनको इतिहास याद दिलाया कि इन्होंने शपथ ग्रहण कब कराया था,
मैं थोड़ा और याद दिलाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जब 12 में मुख्यमंत्री बने उसके बाद पहला काम किया उन्होंने, अपने चाचा शिवपाल यादव को पार्टी से निकाला, अपने पिता मुलायम सिंह को पार्टी से निकाला, और किसको किसको लात मारा ये मैं चैनल पर कहना नहीं चाहता कि अखिलेश यादव ने क्या क्या किया, क्या क्या कुकर्म किया, ये समाजवादी पार्टी भी जानती है और देश भी जानता है। आप दिल्ली और लखनऊ के पचड़े में मत पड़िए। आप जो गरीबों की बात कर रहे थे, पीडीए की बात कर रहे थे संजीव भाई, गरीबे और पीडीए के लिए काम मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री आवास किसको मिला? उसी गरीब लोगों को मिला। जनधन खाता किसका खुला? गरीब लोगों को खुला। शौचालय जिनके घरों में नहीं था, शौचालय किनके घरों में बना? गरीब लोगों के घर में बना। पेंशन किसको मिला? किसान सम्मान निधि किसको मिली? सब गरीब लोगों के लिए हमारी समीर जी, एक सरकार ने सीधा काम सवाल किया। बताइए, आप जो इतना गिनवा रहे हैं, अगर यही सच्चाई है तो फिर विकास के नाम पर आप जाते, आपको जातीय और क्षेत्रीय संतुलन मैं विकास के नाम पर इस 22 में भी गया था आशा जी, विकास के नाम पर 22 में भी गया था, विकास के नाम पर 27 में भी जाएंगे, विकास के नाम पर 17 में भी गया था, विकास के नाम पर 14 में भी आया था। हमारे पार्टी का एजेंडा विकास है, जिस विकास समीर को जी, हम एक करके मिनट। हाँ, राजीव, चुनाव राजीव, जीत रहे और बोलना आगे चाहते भी हैं हम कुछ? इसमें सुनिए चुनाव समीर जी, की इनका भी सवाल यात्रा को सुनिए। आगे पूरा करें। समीर जी, आ रही हूँ। समीर जी, आपने 17 का नाम लिया, 22 का लिया, और 17 का नाम लिया, 22 का लिया, फिर सीधे 27 पर जंप कर गए, 24 का नाम ही नहीं लिया। नहीं, राज्य के चुनाव की बात हो रही है, केंद्र के चुनाव की बात अच्छा, करेंगे तो 19 की भी चर्चा करूंगा राजीव जी। अगर 24, केंद्र के 24 चुनाव की बात की, नहीं 19 भी करेंगे। जब अखिलेश यादव 24 की मायावती के बताइए ना। कदमों में गिरे थे, जब अखिलेश यादव मायावती के कदमों में गिरे थे 19 में, तो भी 5 सीट ही जीत पाए थे। लोकतंत्र में हार और जीत मायने रखती है। लोकतांत्रिक होने के नाते हम जीत को भी स्वीकार करते हैं, हार को भी स्वीकार करते हैं। हमारी जो कमियां होती है हम उसको दूर करके आगे बढ़ते हैं राजीव जी। उसी का परिणाम है कि हमने बंगाल में सरकार बनाई, हमने बिहार में सरकार बनाई, हमने आसाम में तीसरी बार बनाई, हम उत्तर प्रदेश ठीक में है, भी और एक मिनट उत्तरांचल सवाल में है आप ही से है। फकरुल जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से उनका पॉइंट सुन लूं, उसके बाद सुनील जी भी कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए फकरुल जी। केंद्र में चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी के कदमों में गिर के किसने सरकार बनाई है पूरा देश जानता है। अरे यार और आप तो मत कहो यार, मुलायम सिंह को और अमर सिंह को ये रुकिए, एक-एक सोनिया करके बोलिए ने प्लीज। अपने घर के दरवाजे से वापस किया था। समीर भोजन जी, की आप- थाली नहीं समीर जी दी। आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना, उनको भी पूरा करने उठाने दीजिए, मैं का आपको वक्त मौका दूंगी नहीं जल्दी दिया से। था फकरुल भाई। इतना अपमान किसी ने नहीं किया होगा जितना आपका हुआ था कांग्रेस की अभी सरकार आपका में। सम्मान का गिनवाता हूँ, रुक जाइए 2 मिनट रुकिए। 2024 का लोकसभा चुनाव हारे तो दोनों डिप्टी सीएम कैबिनेट की बैठक में नहीं जा सकते। अरे समाजवादी उसके पार्टी बाद 10 बाई इलेक्शन हार चुके हो यार फकरुल अच्छा, भाई। ठीक है, रुकिए। मैनपुरी की विधानसभा 12,000 मैं से राजीव को किसी लाना तरह चाहती हूँ, जीत जरा रुकिए। पाए। एक तो फकरुल जी आपकी जीत आवाज पाए। में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, कट कट कर हम तक आवाज पहुंच रही है, इसलिए थोड़ा उसको दुरुस्त करें। समीर जी आप भी रुक जाइए, सुनील जी आप भी रुकिएगा। राजीव मैं आपको लाना चाहती हूँ, ये क्या नजर आ रहा है? सुनील, एक चीज और समझना चाहती हूँ मैं, क्योंकि अभी अभी हमारे पास चुनाव के नतीजे सामने आए। चाहे आप बंगाल देखिए, वहां तमिलनाडु देखिए, स्टालिन अपना चुनाव हार जाते हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है वो तो वही मुद्दा है जो जिसके फायर ब्रांड चेहरा है योगी आदित्यनाथ। तो फिर ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पीडीए की काट खोजने की जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को? क्या उत्तर प्रदेश, ये तमाम राज्यों में जो चुनाव होते हैं वहां पर उत्तर प्रदेश जाते जाते अखिलेश यादव या सपा का चेहरा देखकर चुनाव अलग लड़ने की नौबत आ जाती है, ये जरूरत पड़ जाती है? नहीं, देखिए मैंने आपको कहा कि मंत्री परिषद में 6 जगह खाली है और अभी 9 महीने चुनाव है, तो ये किसी भी सरकार और संगठन का विषय है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए। उनके पास 6 जगह खाली थी, उन्होंने बनाया। और कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी संगठन आने वाले चुनाव की दृष्टि से अपने कील कांटे दुरुस्त करता है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, ये स्वाभाविक सी बात है। इसमें मैं देखता हूं कि हाँ, ये था कि नाम बहुत चल रहे थे, किन नामों को जगह मिला, किसकी तकदीर में मंत्री परिषद आया। और जो जैसा मैंने कहा कि अगर मंत्रालयों में फेरबदल होता है, किसी को अच्छे मंत्रालय मिलते हैं जिनमें शिकायतें उनके लिए जाते हैं, तो उसके आगे आने वाले समय में उसका कुछ मतलब निकाला जा सकता है। देखिए राजनीति में ये जितने दलों के प्रवक्ता हैं या पार्टियों के लोग हैं, हम लोग तो इतने सालों से देख रहे हैं, आप कोई कुछ कहने लायक रहता नहीं है। अभी देखिए पिछले इलेक्शन में मैं इन्हीं दिनों जब उत्तर प्रदेश में था, तो जब कुछ दिन चुनाव से 2-3 महीना पहले जब मैंने सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर का इंटरव्यू किया, तब पहले ही सवाल पर कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में।
योगी जी के बारे में, वो यही पहली लाइन बोलते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, मार्च में पता चल जाएगा, मठ में महंत पहुंच जाएंगे। तो लेकिन नतीजा क्या हुआ, तुरंत से 2022 के नतीजे आने के कुछ ही दिनों के बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आज योगी जी के साथ कैबिनेट में शामिल हैं, और उसमें चुनाव तक क्या होगा कोई कहा नहीं जा सकता। ये जो पार्टियों में जो लोग हैं या जो अपनी अपनी बात कहते हैं, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव जो 2017 में चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उनके परिवार में खींचातानी नहीं थी, वो तो सार्वजनिक कैमरे पर कैद है, कोई भी देख सकता है। उनकी पार्टी में भी खींचातानी थी, और ऐसा भी नहीं है कि योगी सरकार में खींचातानी नहीं है, ये भी बहुत सार्वजनिक तो नहीं है, लेकिन दाएं बाएं से 2024 के हार के बाद केशव प्रसाद मौर्य का नहीं, अंतर्द्वंद तो एक बात होगी राजीव, अंतर्द्वंद जो चल रहा है, लेकिन मैं सवाल इस पर पूछ रही हूँ कि ये जो पीडीए है जिस पर चुनाव लड़ने को मजबूर किया अखिलेश यादव ने, अगर आप इस विस्तार के बाद भी देखें, क्योंकि यूजीसी से तमर्ण समाज की भारी नाराजगी है और वो पूरे पैन इंडिया आप देखें बीजेपी के साथ वो देखने को मिली, उसके बावजूद एक चेहरा ब्राह्मण समुदाय से शामिल किया जाता है, बाकी 5। अब अगर ये मैं आपको फिगर दिखाऊं तो 36 पीडीए 36 हो जाता है और दूसरे साइड है 14। ये तो वो जो बैलेंसिंग है, देखिए वो कितना ज्यादा पीडीओ की ओर जोर या झुकाव कह लीजिए योगी सरकार का चुनाव आते आते ये दिखाने की कोशिश जरूर हो रही है कि हम आपके साथ हैं, यानी पीडीए का वोट तोड़ना है और नाराजगी भले वो सवर्ण समाज की है उसको भी झेलने के लिए तैयार है। यहां पर और एडजस्टमेंट हो सकते थे उस नाराजगी को। देखिए, एक बात उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में आशा कही जाती है कि इन प्रदेशों में ओबीसी को, पीडीए को इग्नोर करके, मतलब उसमें अल्पसंख्यक में नहीं जोड़ता हूं, लेकिन ओबीसी को इग्नोर करके इन दोनों प्रदेशों में कोई सरकार, कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। आप देखिए ना, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो उनकी क्या बिहार में सबसे ज्यादा उनकी कौन सी यूएसपी? वही नीतीश कुमार कुर्मी। तो वही जातीय समीकरण है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, ओबीसी को इग्नोर करके तो कोई राजनीति नहीं कर सकता है। तो वो जो आप आंकड़े निकाल रही हैं, वो जातीय जनगणना भी कराई जाए तो उसी तरह के आंकड़े निकल करके आएंगे। इसमें बात यह है कि कौन किसको साथ पाता है, कितना साथ नहीं पाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई यूपी में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 24 के ही नतीजे 27 में होंगे। तो अगर ये गलतफहमी भी 24 जीतने वालों को हो तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो 24 में 6 सीटें बीजेपी से कामयाब हुई थी छीनने में, 6 सीटें छीनी, और बीजेपी ने बदले में उनसे कितनी सीटें छीन ली आप खुद ही देख लीजिए, 130। लेकिन विपक्ष के साथ एक और कमजोरी ये भी तो है संजीव जी कि आप लोग साथ हैं कि नहीं है यही पता नहीं चलता। बंगाल में टीएमसी के एकदम खिलाफ राहुल गांधी नजर आ रहे थे और बाद में अचानक से कहने लगे कि वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी से बीजेपी जीती है। यहां पर 3 मुझे, एक समाजवादी पार्टी, एक आप नजर आ रहे हैं और एक एमआईएम नजर आ रही है। एमआईएम के लिए रुख आप दोनों का साफ साफ नजर आता है संजीव जी। तो ऐसे में जब ये विभाजन होगा अपने में ही, मैं तो ये भी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि एसपी और कांग्रेस साथ है भी कि नहीं चुनाव में, क्या होगा 27 में? बहुत वक्त तो नहीं है, शायद आप क्लियरिटी दे पाए। आशा जी, एक बात क्लियर है भारतीय राजनीति में कि हर व्यक्ति को वोट और सपोर्ट करने का अधिकार है। जहां तक वोट सपोर्ट की बात है तो भारतीय राजनीति में बहुत से दल हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टियां, तमाम पार्टियां, लेकिन एक ऐसी पार्टी है कि जिसके दिमाग में केवल और केवल ये चीज होती है कि नफरत और हिंसा और देश के अल्पसंख्यक और आदिवासियों को कैसे बांटना है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और यहां पर जब आप बात इसकी करते हैं कि हमारे दल का गठबंधन किससे रहेगा कि नहीं, हमारे नेता, देश के जननायक और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस खुले राजनीति को कर रहे हैं उसका जीता जागता उदाहरण कि तमिलनाडु में जहां 90% हिंदू रहते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी एक सीट पाने के लिए तरस गई, क्या 90% उन हिंदुओं को जिसको तमिल संगमम कराया जा रहा था प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, थोड़ा उस मंशा को समझिए, क्योंकि उन्होंने राजनीति को नहीं तो फिर तो आपको असम भी देखना पड़ेगा। आपके 19 विधायक जीतते हैं, उसमें 18 मुस्लिम समुदाय के हैं, ये क्यों हो जाता है? असम भी देखिए। असम की बात इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा आपके दर्शकों को समझदारी चीज और बताना चाहता हूं। गैरी माइंडरिंग एक शब्द है, जो परसिमन का बिल
हमारे देश के प्रधानमंत्री लाए थे, जिसको विपक्ष ने पूरी तरह से गिराया, क्योंकि महिला आरक्षण के नाम पे परसिमन बिल लाए थे। वही गैरी माइंडरिंग, एक दल को आप इतना अच्छी तरह से परसिमन दे दीजिए, जिसका उदाहरण है असम और दूसरा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। आप इस तरह से उनका सीमांकन कर दीजिए कि कहीं एक लोकसभा में कहीं 8 लाख है, कहीं 12 लाख है। हम जो चुनाव हारे, बिल्कुल मानते हैं कि हमारी विधानसभावार सांगठनिक कमजोरियां थी, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन असम में असली हार का कारण है गैरी माइंडरिंग, परसिमन, और उस गलत परसिमन से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसले गए। बाकी चीजें, जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर के बार बार नेता प्रतिपक्ष ने वोट चोरी की बात कही, सीधे सीधे कहा कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र से लेकर के तमाम, हम तो कर्नाटका में जीते थे, हमने बताया कि महादेवपुरा में कैसे चोरी की गई। तो वो चीजें छिपी नहीं है। 27 लाख लोगों के साथ अन्याय किया गया, उनके वोट का अधिकार छीन लिया गया। उसके बावजूद भी अगर हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी जीती, तो नहीं, ये गलत है। जीता वहां पे ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग और हारी है बंगाल की जनता, ये सच है, और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। एक हार तो क्या, कितनी हार हो, लेकिन इस लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा संघर्षरत हैं और रहेंगे। आप ये जो लूप होल बता रहे हैं, गैरी माइंडरिंग का जिक्र कर रहे हैं, असम में ये भी तो होता है। देखिए मेरे पास आंकड़ा है, 80 सीट्स 9 है, बीजेपी एनडीए कुल मिलाकर के 9 में, आप ये जैसे भी बैठा, आप 9 में मतलब पूरे के पूरे सीट्स एनडीए ले जाती है, 8 सीट एनडीए ले जाती है, एक मात्र कांग्रेस को मिलती है। एसटी सीट्स है 19, उसमें 13 बीजेपी ले जाती है, और सहयोगियों के साथ मिलकर तो पूरे के पूरे ले जाती है। देखिए मैं इस चीज को इसलिए कह रहा हूं कि अच्छा, एक मिनट, जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आ रहा था, उस दिन अखिलेश जी 4 घंटा भी होश थे। आज कितना में अपने नए मंत्रियों का स्वागत करते हैं? नए मंत्रियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और हमारे नए मंत्री सरकार में और संगठन में एक मजबूत पिलर के रूप में साबित होंगे। हाँ, जल्दी से पूरा कीजिए, उसके बाद में सुनील जी आपके पास आ रही हूँ, जल्दी से। मैं जिस बात को कह रहा था कि अगर आसाम में आप सीटों की बात करें, चुनाव आयोग के ऊपर चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री की कितनी गलत भाषा, गैर संवैधानिक भाषा रहती है, और जिसको लेकर के चुनाव आयोग शून्य पड़े रहता है। आपने देखा कि कभी एक समय, अरे तो वही तो, ये तो यूपी में भी होगा सर, यूपी में भी होगा। यूपी में काट क्या है आपके पास, सवाल ये भी तो, और जो आपके पास काट है आप उससे दूरी बना करके रखते हैं नफीस जी। ना, इस देश की जनता बहुत समझदार है, इसलिए कहना चाहता हूं कि ये इनके पाप का घड़ा भर रहा है, बशर्ते संवैधानिक संस्थाओं पे जो आक्रमण भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है, उसको तोड़ने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी निष्पक्ष मीडिया की भी है। आशा जी, अगर मीडिया निष्पक्ष होगा तो मैं बात बिल्कुल कहना चाहता हूं कि एक महीने यहाँ राजीव जी बैठे हुए हैं, निष्पक्षता के उदाहरण है आपके सामने, और फिर भी आप मीडिया वालों पर उंगली उठा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। जल्दी से नफीस जी। मैंने तो कहा तो कि कुछ, मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूं कि कुछ मीडिया उस तरह की हैं, लेकिन बाकी मीडिया कहां है? सब तो देश की जनता देख रही है कि नहीं? मीडिया चुनाव हरा और मीडिया चुनाव जिता रही है आप लोगों को। चलिए जल्दी से नफीस जी अब बोलिए प्लीज। बुरा मान जा रही हैं। चलिए खैर नफीस जी। हाँ, के लिए तमाम विपक्षी नेताओं के एक मंच में आना पाए चाहिए, ये बात सही है, लेकिन इंडिया अलायंस में इतना घमंड है कि ये लोग एक साथ नहीं आते। उदाहरण के तौर पर मैं बिहार को दूंगा, बिहार में तेजस्वी यादव ने एमआईएम से अलायंस न किया, ये तो अलग बात है। ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट नेता बताया, और आज बिहार की जनता ने उनको विपक्ष बनाने के लायक नहीं छोड़ा। सेम भाषा का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं कि हम कट्टरपंथ है। हम क्यों कट्टरपंथ है? अगर कोई मुसलमान मारा जाता है और हम उनके लिए आवाज उठाते तो हम कट्टरपंथ हो गए। कोई मस्जिद को तोड़ा जाता है या वक्फ बिल का हम विरोध करते तो हम कट्टरपंथ हो गए। मैडम, पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोट कटे हैं, उससे बिल्कुल बीजेपी को फायदा हुआ, मैं इसका इनकार नहीं करूंगा, लेकिन 50 सीटों पर बीजेपी को जिताने में कांग्रेस और सीपीएम का हाथ है, और पूरा डेटा मैं आपको दे सकता हूं। ये लोग तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए वहां गए थे, ना इन्होंने टीएमसी से अलायंस किया, ना सीपीएम से अलायंस किया, सब सेक्युलर दल अलग अलग लड़ रहा था। और पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को ये लोग ठेका देते बीजेपी को रोको, यूपी में मुसलमानों को ठेका देते बीजेपी को रोको। क्या आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं? असम में कांग्रेस ने एआईयूडीएफ से अलायंस नहीं किया, क्यों? अगर आपका मकसद बीजेपी को रोकना है तो आप अलायंस करके चलिए ना। इलेक्शन से पहले आप लोग आपस में लड़ते हैं, और जैसे ममता बनर्जी हार के बोल रहे हमें अलायंस की जरूरत है। ये सही बात है, बीजेपी को फायदा विपक्षी दलों के फूट की वजह से हो रही है, और हारने के बावजूद भी, मार खाने के बावजूद भी इनका रवैया बदलता ही नहीं है। अच्छा रुकिए, आपसे राजीव जी भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, एक सेकंड। इलेक्शन में ये लोग पूछते हैं ओवैसी कौन है, इलेक्शन के बाद कहते हैं ओवैसी ने हरा दिया। ये कौन सा जुमलाबाजी है आपकी? इसीलिए आपका नुकसान होता है। तो इनके अंदर स्मार्ट वर्क नहीं है, ये लोग स्मार्टली लोगों को लेकर नहीं चलते हैं। फिर भी जब जब बात आती है इंडिया अलायंस का समर्थन करने की, एमआईएम कर देती है,
और देश की जनता धीरे धीरे जाग रही ठीक है है, और वो जल्दी से जानती है राजीव, उसके MIM बाद बीजेपी फकरुल जी को बरोबर है। बोलिएगा जल्दी से राजीव। मैं एमआईएम के प्रवक्ता से ये पूछना चाह रहा हूं कि हुमायूं कबीर के साथ जाकर के एमआईएम ने समझौता किया कि बंगाल का चुनाव दोनों साथ लड़ेंगे। हुमायूं कबीर का एक स्टिंग ऑपरेशन आया सामने जिसमें कथित तौर पर ये आरोप लगाया गया कि वो बीजेपी के साथ मिली भगत जो भी है, और वो स्टिंग ऑपरेशन आने के तुरंत ही बाद एमआईएम ने हाथ छोड़ा के भाग गए। वो हुमायूं कबीर का बोले नहीं नहीं इनके साथ हमको लड़ना ही नहीं है, और हुमायूं कबीर 2-2 सीटों से चुनाव लड़ गए और बहुत सारी सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने अच्छा वोट ऐसा लिया है, नई पार्टी थी उनकी। तो एमआईएम का स्टैंड अभी क्या है हुमायूं कबीर के बारे में? मैडम देखिए, सर देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हुमायूं कबीर जी ने जब बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी उस टाइम तक हमारा उनसे कोई अलायंस का बात नहीं था, लेकिन मुर्शिदाबाद के अच्छे खासे मुसलमान उनके साथ खड़े हुए थे और हमारा एमआईएम का जो संगठन है मुर्शिदाबाद और मालदा में ज्यादा सक्रिय था, मुसलमानों का वोट का बिखराव ना हो, इसीलिए हमने उनसे अलायंस किया था। लेकिन जैसे ही खबर आई कि उनकी वीडियो लीक हो गई है और जब तक वीडियो की पुष्टि नहीं हो जाती, वीडियो का जांच नहीं होता, हमने हुमायूं कबीर से अपना अलायंस खत्म कर दिया। जब तक ये बात क्लियर ना हो जाए कि हुमायूं कबीर का कोई भी कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, तब तक उनसे अलायंस नहीं होगा। लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई, इसीलिए हम हुमायूं कबीर से अलग है और ऐसी कोई भी पार्टी जिसका कनेक्शन बीजेपी से अरे तब भी तो दोनों सीटों से वो चुनाव जीत गए, चुनाव तो जीत गया हुमायूं हम कबीर। सम्मान करते हैं सर, चाहे बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते या हुमायूं कबीर जीते, अगर जनता किसी को वोट करती है हम जनता का सम्मान करते हैं। हम रोने की आदत एमआईएम के अंदर नहीं है। जनता ने पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी को जिताया हम सम्मान करेंगे, ठीक है। अब ईवीएम चिल्लाती रही, पर हकीकत में सबने अलग अलग चुनाव लड़ा है, इसीलिए बीजेपी को फायदा हुआ है। विपक्ष की एकता कमी की वजह से बीजेपी को फायदा हुआ है। हुमायूं कबीर अगर 2 सीट जीते तो वहां की जनता का हमें सम्मान करना पड़ेगा, इसमें हम कौन इस पर क्रिटिसाइज करने वाले, और हम हारे, हम अपनी हार को भी स्वीकार करते हैं, अपने संगठन को और बेहतर करेंगे, लोगों के पास मुद्दे की राजनीति लेकर के जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब फकरुल जी अब प्लीज बोलिए। वो तमाम सवाल भी उन्होंने उठाए, वो आते हैं आप लोग हाथ छिटका देते हैं, लेकिन फिर नुकसान आप ही को होता है। देखिए आशा जी, पहले ही लाइन में मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म की राजनीति सुनील जी करने मैं वाले इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। राजनीतिक दल से समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, और हम किसी भी ऐसी विचारधारा के साथ नहीं जा सकते जो केवल किसी एक धर्म की बात करते हो, जो केवल बंटवारे की बात करते हो। आपने अगर बंगाल का उदाहरण दिया हुमायूं कबीर और ओवैसी जी के गठबंधन का, तो सवाल ये कि ये गठबंधन अगर चलता भी ना भी टूटा होता तो ये फायदा किसको पहुंचाने गए थे? क्या भाजपा को नहीं पहुंचाने गए थे या ममता जी को पहुंचाने गए थे? अगर वो गठबंधन चलता और आगे बढ़ता, ना टूटता, तो फायदा किसको होता? सब जानते, हो सकता है और फायदा होता, हुमायूं कबीर और कुछ सीट जीत जाते, ओवैसी जी 2-4 सीट और जीत जाते, तो किसको फायदा पहुंचाने गए थे ये सब जानते। दूसरी बात देखिए, आपने इंडिया अलायंस पे सवाल पूछा, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इंडिया गठबंधन, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था उससे पहले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की थी और सामान्य विचारधारा वाले दलों को एक मंच पे लाने का काम किया था, और उस काम को आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हमारी स्पष्ट सोच है कि सामान्य विचारधारा वाले दल वो एक साथ रहे, एक मंच पे रहे, एकजुट रहे, जिसका प्रयास समाजवादी पार्टी लगातार करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पैतरा वो चलने वाला नहीं। इंडिया गठबंधन एक है, मजबूत है, और हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक और चीज बता दीजिए, सुनील जी हमारे साथ ही हैं, सुभाषपा को साथ लाने की कोशिश होगी क्या? क्योंकि उनके साथ सब चलता है। देखिए, रोहित राजभर की 5 मई 2026 को हत्या कर दी गई बनारस में, लेकिन हमारे राजभर मित्र या उनके नेता उस विषय में बोलते नहीं, क्योंकि वो सरकार में है। क्या रोहित राजभर इनके हमारे परिवार का नहीं, ओबीसी परिवार का नहीं, या पीडीए से नहीं आता? उसकी हत्या हो जाती है, लेकिन राजभर जी खामोश रहते हैं। तो ऐसे लोग जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, सत्ता के लिए कुर्सी से चिपके हुए, अपने समाज के लिए भी नहीं बोलते, ओबीसी के लिए भी नहीं बोलते, आरक्षण के लिए भी नहीं बोलते, ऐसे किसी व्यक्ति की समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी में राजभर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत नेता मौजूद हैं, पंकज राजभर मौजूद है, सीमा राजभर मौजूद है, बहुत सी लंबी लिस्ट है। वो सब लोग अपने समाज के लिए बोल रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन। तो सुनील जी कैसे जाएंगे चुनाव में? अब सुनील जी मैं आपको मौका देती हूँ, बताइए। जब अपने लोगों की आवाज नहीं बुलंद करते, विपक्ष इसी तरीके से आपको पेश कर रहा है। फकरुल भाई एसी में बैठे रहते हैं, इनको कुछ नहीं पता। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बनारस में 3 से 4 दिन में लगातार उसी मुद्दे को लेकर लगातार प्रशासन और शासन पे दबाव बनाए हुए हैं और कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई हत्या जो अगर होती हो, चाहे राजभर समाज की हो। सुन लीजिए मेरी बात, अब मैंने बड़े धैर्य से सुना, मैंने बड़े धैर्य से सुना, अब सुन लीजिए। बोलने दीजिए, बहुत देर बाद उनके पास गई है, प्लीज सुनील जी को बोलने मैं दे रहा हूँ, बोलने दीजिए। मैं बता रहा हूँ फकरुल भाई, मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपको किसी पर भरोसा नहीं। अखिलेश यादव जी
जिस कंपनी के साथ में काम कर रहे थे वो ममता बनर्जी के साथ में काम कर रही थी। चुनाव हारे, आपने तुरंत उसके साथ गठबंधन तोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश में आप अभी बड़ी मीठी मीठी बातें करने का काम कर रहे थे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि जो भी अब हम काम करेंगे पंडित जी से पूछकर काम करेंगे। अरे क्या बात करते हैं आप, अब पंडित जी से पूछ के काम करेंगे और एक तरफ कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते। जैसे किसी महापुरुष की जयंती आती है, जहां महापुरुष की जयंती आती है वहां पर आप महापुरुष जी का नाम लेकर और कहते हैं कि हम रिवर फ्रंट पे उनकी मूर्ति लगाने का काम करेंगे। आप क्या बात कर, महाराणा प्रताप जी की जयंती थी तो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाने का काम नहीं। अब ये सब बातें आपकी नहीं, बिल्कुल ठीक है राजीव भाई, मैं बात की आपकी समझ सामंजस्य ढालने की कोशिश कर रहे होंगे अखिलेश जी, मगर इनको भरोसा नहीं किसी। जब परशुराम जयंती आती है तब आप उनकी मूर्ति लगाने का बात, अरे जब आपकी सरकार थी तब आपने मूर्ति लगाने का काम सावन में केदारनाथ, इटावा में केदारनाथ मंदिर का उद्घाटन है सावन में। बिल्कुल बिल्कुल, वहां भी जाने का काम करेंगे। अब देखिएगा राजीव जी, इसी तरीके का काम अखिलेश यादव जी करेंगे। और एक तरफ कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, तो आप लोगों को बहकाने का काम बंद करिए, जनता के मुद्दों को उठाने का काम करिए, तब शायद आपकी जो है बात को जनता मानने का काम करे। मगर अब आप जिस तरीके से 2024 का चुनाव लड़े थे, जिस तरीके से 2024 में लोगों को गुमराह करके वोट देने का काम किया, अब आपके गुमराह होने वाले नहीं है। और रही बात बनारस की घटना, ये बड़ी बात आती है निकल करके कि 2024 में बहका लिया गया। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, हाँ पूरा की सरकार ने नजीर पेश किए, जो भी भूमाफिया है या जो भी गुंडे माफिया थे या जो भी अपराधी थे उनको मिट्टी में मिलाने का इसी सरकार ने काम किया। उससे पहले आपकी सरकार थी तब एक भी भूमाफिया आपके सामने कुर्सी पर बैठकर चाय पीने का काम करता था। ठीक है, मैं एक सेकंड, क्योंकि मुझे हेडलाइंस लेना होगा, लेकिन उससे पहले सवाल का जवाब मैं यहाँ पर, आप सभी यहाँ पर सुन रहे हैं, राजीव से जरूर चाहती हूँ, जरा रुकिए। अरवंशी जी आप भी रुकिए, प्लीज रुकिए। सुनील जी 1 मिनट रुक जाइए। ककरोल जी आप भी रुकिएगा। ये बहुत कहा जाता है राजीव की जो 37 सीटें 2024 में समाजवादी पार्टी को मिली, ये इसलिए मिली क्योंकि विपक्ष ने एक नैरेटिव गढ़ा कि संविधान 400 मतलब संविधान को ये बदल डालेंगे, संविधान खत्म कर देंगे। इसका प्रभाव, ये इसी का प्रभाव था। आप देखते हैं समाजवादी पार्टी की सीटों में जंप, या विपक्ष ने जो प्रदर्शन किया, या फिर वाकई बोला है पीडीए नैरेटिव। देखिए ये तो राजनीति है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी 2014 से बहका के वोट ले रहे हैं और तमाम जगह जीत रहे हैं, जनता को बहका रहे हैं, तो विपक्ष ये बात कहता है। और अब बीजेपी वाले ये कहते हैं कि 2024 में यूपी की जनता को विपक्ष ने बहका दिया। जनता इतनी बहकती नहीं है। मोदी योगी की जोड़ी थी, दोनों जगह सरकार थी, जो भी मुद्दे थे, ये बीजेपी के इंट्रोस्पेक्शन की बात है। देखिए बात यह है कि 2024 की जीत को आप अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन की जीत को छोटा नहीं कर सकते, लेकिन 2024 की जीत ही रिपीट होगी। तो मैंने बता दिया बंगाल में क्या हुआ, 24 में बंगाल का नतीजा लोकसभा का क्या था, विधानसभा का क्या हुआ, आप देख लीजिए। लेकिन आप 19-20 के हिसाब से किसे मान रहे हैं? 19-20 नहीं, 19-20 के हिसाब से नहीं। जनता ऐसे आजकल जनमत ऐसा आ जा रहा है कि आने के बाद जो जीता है उसको भी विश्वास नहीं होता है, जो हार गया उसको भी विश्वास नहीं होता। ऐसा नहीं है। दोनों तरफ की पार्टियों के नेताओं से हम लोग चुनाव के दिन अंतिम दिन भी बात करते हैं, पूरे समय बात करते हैं। नाम लेना ठीक नहीं होता है, लेकिन चुनाव के पहले जो जीती हुई पार्टियों के नेता हैं वो क्या कहते रहते हैं और जो हारी हुई पार्टियों के नेता हैं वो क्या कहते रहते हैं चुनाव तक, तो वो कोई पता नहीं पाता। अब जनता किस मुद्दे पर, किस इशू पे डाइवर्ट हो जाती है, इलेक्शन में क्या मुद्दा चलता है, कौन जीत जाता है, ये इलेक्शन तक चलना, ये आईपीएल का गेम की तरह आजकल हो गया। एक चीज तो मैं बता सकती हूँ राजीव, कि ये जो वर्सेस वाली स्थिति होगी ये बहुत कॉमन है, कि ये जैसे बंगाल में हमने देखा दीदी वर्सेस दादा, वो यहाँ पर अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ वही नजर आएगा। ये चेहरे की लड़ाई तो जरूर बनने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो हो चुका आज का शपथ ग्रहण। आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।